हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। अब तक लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने जो पढ़ा उसकी बात पहले कर लिया जाए तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पूरा हम लोगों ने पढ़ा, क्या उसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है, और डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ा, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ा, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स के केस में कैसे फाइंड करते हैं, ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में ही पढ़ा था, है ना। आज लेक्चर नंबर 5 हम लोग शुरू करेंगे और इसमें आज दो चीज़ें मैं तुमको बताऊंगा, है ना। एक तो पढ़ेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में, और दूसरा हम लोगों को पढ़ना है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर के बारे में। ये दो चीज़ें हम लोग आज के अपने इस क्लास में कवर करने वाले हैं। बट शुरू करने से पहले तुमको सबसे फिर मैं वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ कि अगर चाहते हो अच्छा परफॉर्मेंस हो एग्जामिनेशन में, नीट के एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, फिर सीयूटी एग्जामिनेशन में तुम बैठ रहे हो, तो और अगर चाहते हो कि मार्क्स अच्छे हैं, हमारा एक अच्छा परफॉर्मेंस हो, अच्छा कॉलेज हमको मिले, तो ये बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देना। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी काम को थोड़ा थोड़ा करके अगर करोगे तो वो अच्छे से कंप्लीट होगा और बहुत स्ट्रेस प्रेशर नहीं होगा। तो जो भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, नॉट ओनली फिजिक्स, किसी भी सब्जेक्ट में जो अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुमको एक हैबिट इसकी डालनी चाहिए कि हम रेगुलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या हमारा क्वेश्चन करने में हम कितना समय ले रहे हैं, ये सब खुद से एनालिसिस करोगे बेटा तब होगा, है ना। ऐसे रैंडम बस पढ़ते जाना बस जाके एग्जाम में बैठ जाना, ऐसे भीड़ ऐसे लोगों की पड़ी हुई है। तो थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए हर चीज़ का कि हम कितना पढ़ रहे हैं, हमारी कैसे प्रिपरेशन है ना। तो रेगुलर प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा तुमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और जैसा कि तुम जानते हो कि हम लोगों का जो पढ़ने का तरीका है वो यही है। मैं हमेशा इस चीज़ पर जोड़ता हूँ कि रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो जो हम लोग तरीका यूज़ कर रहे हैं पढ़ाई का कि पहले लेक्चर आया उसको देख लिया, नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लिया, अच्छे से डाउट्स क्लियर कर लिया, बहुत दिक्कत हुई कर बुक की हेल्प ले लिया, है ना। देन आफ्टर ग्रुप पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको प्रैक्टिस कर लिया, ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है। फिर देख रहे हैं कितने हमारे उसमें गलत हुए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उससे कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। तो ऐसे करोगे, खुद का विश्लेषण करोगे कि यार मेरे से ये हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, तो ही बात बनेगी। नहीं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग तुमको रौंद करके निकल जाएंगे, तुमको इस बात का आभास भी नहीं होगा। टाइम तुम्हारे पास कब तुम्हारे साथ निकल जाएगा फिर तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अभी भी जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, उससे प्रैक्टिस करना हम लोग को बहुत जरूरी है, वरना फिर वो ना के बराबर होगा, है ना। चलो, तो ये सब बातों के साथ हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। और जैसे कि तुमको मैंने बताया, हम लोग आज दो चीज़ें कवर करने वाले हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और दूसरा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हम लोग जो शुरू करेंगे पहला वो है तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन, चूँकि हम लोग का ये एक क्रैश कोर्स किस्म का सेशन है, लेक्चर हम लोग का सीरीज जो है वो एक क्रैश कोर्स सीरीज का है। पूरा हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ रहे, है ना। डिटेल में जैसे 11th-12th में पढ़ते थे वैसे तो लोग पढ़े, टाइप ऑफ क्रैश कोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं बहुत डीप में तुमको लेकर के नहीं जा रहा क्योंकि वक्त हम लोग के पास नहीं है। बहुत डीप में भाई जब 11th-12th शुरू करूँगा तो वहाँ पे डीप में पढ़ाऊँगा बहुत ज़्यादा होगा। जितने सिर्फ काम की बात है, जितनी इनको ज़रूरत है, जितना कम वक्त में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हम लोग सिर्फ उसकी बात करते हैं। तो मान लो बच्चों मेरे पास 3 कैपेसिटर है, C1, C2, C3, इनके कैपेसिटेंस है और इनको V वोल्ट के बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स जब कनेक्टेड होते हैं तो सभी पर चार्ज की वैल्यू सेम होती है। जो एक कैपेसिटर पर चार्ज होगा वही सारे के सारे कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू होगी, है ना। अब ये चीज़ कैसे होती है इसको बहुत तरीके से समझा जा सकता है। एक चेन रूल के थ्रू तुमको समझाता हूँ एक्चुअल होता क्या है।
सपोज दैट ये बैटरी है, वी वोल्ट की बैटरी, इसके दो टर्मिनल्स हैं प्लस और माइनस। ये बैटरी जो C1 कैपेसिटर है, इसके इस वाले प्लेट को मान लो पॉजिटिव चार्ज देता है, ठीक है, प्लस Q चार्ज इसके इस प्लेट पर यहाँ से बैटरी ने इसको दिया। अब ये प्लस वाला चार्ज क्या करेगा, जो सामने की प्लेट है इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा। तो नेगेटिव चार्ज देखो बेटा इस तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा, है ना। क्लियर सा कॉन्सेप्ट है। तो इस प्लेट का जो लेफ्ट प्लेट है ना, उसका प्लस Q चार्ज जो सामने की राइट प्लेट है इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दिया। कंडक्टिंग प्लेट है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की भरमार पड़ी होगी, नेगेटिव इस तरफ आ गया, पॉजिटिव उस तरफ चला गया, है ना। जो पॉजिटिव चार्ज आया है फिर वो आगे बढ़ेगा दूसरे कैपेसिटर की प्लेट की तरफ और इसके लेफ्ट प्लेट पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और फिर ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव चार्ज को बच्चों अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, कुछ यूँ रिपेल कर लेगा। सेम प्रक्रिया थोड़ा चलती रहेगी। फिर ये पॉजिटिव चार्ज तुम देख रहे हो वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा और तीसरे कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट पर चला जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव को दूसरी प्लेट पर रिपेल कर देगा। फिर वो चार्ज ये जो रिपेल हुआ है पॉजिटिव वाला वो फिर बैटरी में चला जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हो कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि एक ही चार्ज धीमे धीमे आगे की तरफ बढ़ रहा है। भाई रास्ता तो एक ही है, यहाँ से अगर Q चार्ज गया है तो वही चार्ज Q इस पर भी आएगा, वही चार्ज Q इस पर भी आएगा, वही चार्ज Q नेक्स्ट पर भी आएगा। तो एक ही चार्ज जो होगा वही सारे कैपेसिटर्स को चार्ज करता हुआ आगे बढ़ता है। सिंपल तरीका है, बहुत तरीके से इसको समझ सकते हो। एक चेन रूल इसको कहते हैं, चेन रूल के थ्रू समझ सकते हो कि चार्ज कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर टू कैपेसिटर, कैपेसिटर टू कैपेसिटर कैसे आगे बढ़ता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स होंगे उन सभी पर एक ही चार्ज फ्लो करता हुआ आगे बढ़ता है, रास्ता एक ही है। तो तीन के तीनों कैपेसिटर्स पर बच्चों चार्ज की जो वैल्यू होगी वो तो सेम होगी। ये तो कन्फर्म पहली बार, बहुत बेसिक बात है, सब जानते भी होंगे इस चीज़ को। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स पर चार्ज की वैल्यू सब में सेम होती है। बहुत पहचान होता है इसका, एक प्लेट का नेगेटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव से, अगले वाले का नेगेटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव से, फिर नेक्स्ट वाले का नेगेटिव अगले वाले के पॉजिटिव, एंड सो ऑन। ये प्रक्रिया हमारी चलती चलेगी। ये तो हो गया बच्चों चार्ज की बात। अब इन प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा वोल्टेज, उसकी बात भी कर लिया जाए। सपोज दैट जो पहला कैपेसिटर है C1 वाला, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो बच्चों कितना है, V1। सिमिलरली दूसरी कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है V2 और तीसरी कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कितना है बच्चों, V3। तो चार्ज तो सब में सेम होगा, ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ तुमको समझनी है, जो जिससे क्वेश्चन जब सर्किट के क्वेश्चन लोग करेंगे तो हमको बहुत वहाँ पे ये फैक्ट हेल्प करेगा कि चार्ज तो सब में देखो सेम हो जाता है, लेकिन जो इनके पोटेंशियल डिफरेंसेस आए हैं, इनके प्लेट के बीच V1 डिफरेंस है, इनके प्लेट के बीच V2 डिफरेंस है, इनके प्लेट के बीच V3 डिफरेंस है। तो इन पोटेंशियल डिफरेंस को के बीच क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहली बात तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स तुम कनेक्ट करते हो उन सभी के पोटेंशियल डिफरेंसेस को अगर तुम ऐड करोगे तो ये टोटल बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होगा। मतलब कहने का ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज तो सब में सेम हो जाती है, ठीक है, बैटरी का जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो थोड़ा थोड़ा सब में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा 10 वोल्ट की बैटरी है, तो 10 की वोल्ट की बैटरी में से फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट इसको मिल गया, 5 वोल्ट इसको मिल गया,
3 वोल्ट इसको मिल गया। तो बैटरी का जो वोल्टेज है, सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस बात को ध्यान रखना जो बता रहा हूँ अभी, इससे क्वेश्चन बहुत सॉल्व होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में बैटरी का जो भी वोल्टेज होगा वो थोड़ा थोड़ा सब में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कभी भी अगर तुम इन पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड करोगे V1 प्लस V2 प्लस V3 दैट विल बी इक्वल टू V। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जो इनके प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, इनका सम जो होगा बच्चों हमेशा बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होगा। इस बात को ध्यान रखना। तो हम लोग 2 चीज़ें कहते हैं, इन दोनों बातों को ध्यान से सुनना और कॉपी पेस्ट का नोट भी कर देना। पहली बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में पहली बात जो तुमको ध्यान रखनी है कि सभी कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू सेम होगी, एक ही चार्ज सबको चार्ज करता हुआ फ्लो करेगा, पहली बात बेसिक है। दूसरी बात ये, जो बैटरी का वोल्टेज है वो सभी कैपेसिटर्स में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कुछ इसको मिलेगा, कुछ इसको मिलेगा, कुछ इसको मिलेगा। एंड एनी टाइम यू इफ यू विल ऐड दिस 3 V1 प्लस V2 प्लस V3 दिस विल बी इक्वल टू द टोटल वोल्टेज ऑफ बैटरी। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात कि जो वोल्टेज का मैं डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि V में से कुछ इसको मिला, कुछ इसको मिला, कुछ इसको मिला, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? क्या इसके पीछे कोई मैथमेटिकल रीज़न है, कुछ लॉजिक है कि बस ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए? आखिर हम कैसे पता करेंगे कि V अगर 10 वोल्ट की बैटरी है तो क्या हम ये पता कर सकते हैं कि 10 वोल्ट में से इसे कितना मिलेगा, इसे कितना मिलेगा, इसे कितना मिलेगा? क्या इनके बीच को रिलेशन होता है? तो हाँ होता है, इसको समझो, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, सिंस वी नो दैट V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q/C। ठीक है, अभी तुम ये सोचो कि चार्ज तीनों कैपेसिटर्स पे सेम है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? उनके कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा। और डिपेंडेंसी भी कैसी होगी? डिपेंडेंसी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो जो बच्चों के मन में डाउट था कि सर ये पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन जो आप बता रहे हो ये किस तरीके से होगा, तो बच्चों जो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैपेसिटेंस के रिवर्स रेशियो में होता है। V इज प्रोपोर्शनल टू 1/C का मतलब ये हुआ कि इन तीनों कैपेसिटर्स में से जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, ध्यान से बस सुनना, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, बहुत हेल्प करेगा। सर्किट के क्वेश्चन जब सॉल्व करूँगा तो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना, बट उसको समझना होगा कि चुटकियों में सॉल्व कैसे होता है, उसके लिए समझना होगा ना पहले। तो इन तीनों में जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस कम मिलेगा, और जिसका कैपेसिटेंस कम होगा C1 C2 C3 में उसको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन। भाई Q तो कांस्टेंट है, तो C बड़ा करोगे तो V कम हो जाएगा, जिसका C कम होगा तो V बड़ा हो जाएगा। तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा C1 C2 C3 के बीच उनके कैपेसिटेंस के रिवर्स रेशियो में होगा। व्हाट आई वांट टू से हियर इज दैट अगर मैं इनके पोटेंशियल डिफरेंसेस का रेशियो निकालो V1:V2:V3, तो ये जो आएगा बच्चों कुछ ऐसा आएगा 1/C1 1/C2:1/C3। तो कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर तुमको पोटेंशियल डिफरेंसेस निकालने हो कि किस कैपेसिटर पर कितना वोल्टेज अपीयर होगा, तो जो उनका वोल्टेज का रेशियो होगा वो उनके कैपेसिटेंस के रिवर्स रेशियो में कर देगा। जो कैपेसिटेंस का रिवर्स रेशियो होगा वही उनके वोल्टेज का रेशियो भी होगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बेहद इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को मैं 3 स्टार दे रहा हूँ। 3 स्टार का मतलब याद रखना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फैक्ट हमें बहुत हेल्प करेगा और बहुत हम लोग जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे अगर इन छोटी छोटी बेसिक बातों को याद रखते होंगे तो। ठीक है, तो चार्ज की बात हो गई, सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो भी क्लियर हो गया कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बैटरी का जो वोल्टेज है सब में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? कैपेसिटेंस के रिवर्स रेशियो में होगा। ज़्यादा कैपेसिटेंस कम वोल्टेज, कम कैपेसिटेंस ज़्यादा वोल्टेज। फिर इसमें हम लोग
एक बात और करते हैं, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, किस जिन बच्चों को अगर नहीं पता होगा तो बता दे रहा हूँ कि इक्विवेलेंट का मतलब देखो रफली अगर समझना हो तो ऐसा समझ सकते हो कि 3 कैपेसिटर हैं, ये तीनों मिल करके कुछ एनर्जी का स्टोर करेंगे, कुछ ये करेगा, कुछ ये करेगा, कुछ ये करेगा, बराबर। इन तीनों को मैं हटा करके अगर एक कैपेसिटर रख दूँ और वो एक कैपेसिटर अकेले उतना ही एनर्जी स्टोर कर ले जितना कि ये तीनों कैपेसिटर मिल के कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो जो कैपेसिटर है इनका इक्विवेलेंट है, ठीक है। इक्विवेलेंट का बराबर काम करना चाहिए। तो जितनी एनर्जी ये तीनों मिल के करें, स्टोर करें, उतना एनर्जी वो अकेला कैपेसिटर अगर कोई स्टोर कर ले तो जाहिर सी बात है कहोगे तो उसका इक्विवेलेंट है। जो इनकी एनर्जी का सम होगा वो किसी एक में ही पूरा पूरा स्टोर हो जाए, तो कहोगे ठीक है उसको हटा उसको लो, बात बराबर ही है। मतलब इन तीनों को हटा करके तुम किसी एक कैपेसिटर को लाओ और कोई फर्क ना पड़े सर्किट में, सब कुछ वैसे ही चलता रहे। जो काम ये तीनों मिलके कर रहे थे वो काम कोई अकेला कर दे तो कहोगे हाँ ये इसका इक्विवेलेंट है, तो उसी को बोलोगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो इन तीनों के बराबर है। जैसे ये बैटरी के वोल्टेज को तीनों आपस में बांट ले रहे हैं, थोड़ा तुम थोड़ा तुम थोड़ा तुम। एक ऐसा कैपेसिटर हो जो पूरे पूरे वोल्टेज को अकेले अपने ऊपर ले ले, ये लोग बांट ले रहे हैं ना, वो अकेले पूरा अपने ऊपर ले ले तो उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो कई तरीके से समझ सकते हो कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। तो इन तीनों कैपेसिटर के बदले अगर मैं एक कैपेसिटर ला के रख दूँ और वो वही काम करे जो ये तीनों मिल के परफॉर्म कर रहे हैं तो कहोगे हाँ वो जो कैपेसिटर है वो इनका इक्विवेलेंट है। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस फॉर्मूले से बच्चों हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको ज़रूरत पड़ी तो, और पड़ती भी है। बहुत क्वेश्चन बनेंगे ऐसे तो एग्जाम में जहाँ पर पे हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमको आना चाहिए बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, इसे कॉपी कर लो अच्छे से। तो फिर मैं पढ़ाता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन जल्दी। ओके तो बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है और क्या इसमें मेन बातें डिफरेंस क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन से, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वोल्टेज इसमें कैसे प्लेट्स के बीच क्या होता है वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले मान लो हमने 3 कैपेसिटर्स C1 C2 C3 लिया और एक V वोल्टेज की बैटरी है, ये इसके 2 टर्मिनल्स है। पहचान की बात करोगे तो एक बहुत सिंपल सी पहचान ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं उनके जो लेफ़्ट प्लेट है, लेफ़्ट प्लेट या फर्स्ट प्लेट कोई भी एक प्लेट कह सकते हो, वो सारी की सारी प्लेट्स किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड होनी चाहिए, है ना। और जो दूसरी प्लेट्स है वो किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड होना चाहिए, लाइक दैट। ये एकदम बेसिक सी पहचान है, कुछ बच्चों को नहीं पहचान पाते तो उनके लिए एक सिंपल सा पहचान बता रहा हूँ कि 2 प्लेट्स होते हैं कैपेसिटर में। एक प्लेट जो होगा वो सारे के सारे एक पॉइंट से जुड़े होंगे और दूसरी प्लेट्स जो होगी वो सारे के सारे दूसरे किसी पॉइंट से जुड़े होंगे। ये सबसे खास और यूनिक पहचान है, बहुत आसान सी पहचान है कैपेसिटर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने की। भाई सारे के सारे लेफ्ट प्लेट एक पॉइंट से तुमने जोड़ दिया, सारे के सारे राइट प्लेट्स को एक पॉइंट से जोड़ दिया, तो ये हो गया तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये जो पॉइंट्स हैं, मान लो इन पॉइंट्स को मैं ए और बी कह दूँ कि सारे लेफ़्ट प्लेट मैंने पॉइंट ए से कनेक्ट कर दिया है और सारे राइट प्लेट्स को मैंने पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिया, है ना। और फिर पॉइंट ए को मैंने बैटरी के पॉजिटिव से और फिर पॉइंट बी को मैंने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया।
अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर मैं ये तुमको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि सारे कैपेसिटर्स के जो लेफ्ट प्लेट हैं वो एक पॉइंट से कनेक्टेड हो गए और सभी के जो राइट प्लेट्स हैं वो किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड हो गए। तो जाहिर सी बात है इन दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। अगर ये प्लेट एग्जांपल के तौर पे तुमसे मैं कहूँ कि ये प्लेट 10 वोल्ट पे है, लेफ्ट वाली प्लेट इसकी 10 वोल्ट पे है, तो ये वाली प्लेट भी 10 वोल्ट पे होगी, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों प्लेट्स तो एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो अगर ये प्लेट 10 वोल्ट पे है तो ये प्लेट भी 10 वोल्ट पे होगा, जाहिर सी बात है, बिकॉज टू प्लेट्स आर कनेक्टेड एट द सेम पॉइंट एंड सो इज ट्रू फॉर दिस प्लेट, क्योंकि ये भी प्लेट तो इस पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ये अगर 10 वोल्ट पे होगा, सारे के सारे 10 वोल्ट पे आ जाएंगे। फिर मैंने कहा ये राइट वाला प्लेट 2 वोल्ट पे है, तो ये वाला प्लेट भी 2 वोल्ट पे होगा, ये वाला प्लेट भी 2 वोल्ट पे होगा, क्योंकि सभी के सभी राइट प्लेट्स एक पॉइंट से कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब क्या हो कि जो सभी लेफ्ट प्लेट है वो 10 वोल्ट पे हो गया और सभी के राइट प्लेट 2 वोल्ट पे हो गया। डिफरेंस कितना हुआ? 10 - 2 8 वोल्ट, 10 - 2 8 वोल्ट, 10 - 2 8 वोल्ट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स होंगे इनके दोनों प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, वो सबके लिए सेम होगा। इस बात को एकदम क्लियरली समझ लो, ठीक है। और लॉजिक क्या है, कारण क्या, वो सबको समझ में आ रहा है। भाई सारे के सारे लेफ्ट प्लेट एक पॉइंट से जोड़ दिया, सारे के सारे राइट प्लेट को एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, तो जो इनके प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस है वही इनके बीच भी होगा, वही इनके बीच, क्योंकि सारे के सारे प्लेट्स तो सेम पॉइंट्स हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात तो कंफर्म हो गई कि जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबके प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। और इस फिगर ध्यान से अगर देखो तो जो सभी के लेफ्ट प्लेट है वो पॉइंट ए से कनेक्टेड है और पॉइंट ए किससे कनेक्टेड है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। सिमिलरली ये सारे के सारे राइट प्लेट्स देखो पॉइंट बी से कनेक्टेड है और बी कहाँ से जोड़ दिया हमें? बैटरी के नेगेटिव से। तो यहाँ पे फिलहाल इस फिगर में ये भी तो कह सकते हो कि जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ए और बी के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ए और बी देखो बैटरी के दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है। तो अगर ये बैटरी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट है तो ए और बी के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट मिलेगा, और ए और बी इनके प्लेट से कनेक्टेड है तो 25 वोल्ट यहाँ, 25 वोल्ट यहाँ, 25 वोल्ट यहाँ। तो सिंपल सा अगर बात किया जाए इस फिगर को देखने के बाद तो ये कह सकते हो कि जितने भी तुम्हारे कैपेसिटर्स हैं सबके प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, इनके दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V होगा और इनके प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, वही बैटरी का भी होगा। तो ये तो हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में भाई प्लेट्स के बीच में वोल्टेज का रिलेशन, वोल्टेज की बात हो गई। चार्ज की बात किया जाए, अब बैटरी जो भी चार्ज यहाँ से देगा, बैटरी से जो भी यहाँ से चार्ज तीनों कैपेसिटर्स पे आएंगे, मान लो इस पे चार्ज कुछ आ गया, इस पे चार्ज कुछ एपियर हो गया, है ना भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बिना चार्ज के तो होगा नहीं। यहाँ पर भी कुछ चार्ज एपियर हो गया, यहाँ पर भी कोई चार्ज मान लो एपियर हो गया, तो इन तीनों पर वोल्टेज तो मान लो सेम है और तीनों पर चार्जेस मान लो इस पे चार्ज Q1 आया, इसके पे चार्ज Q2 आया, इस पे चार्ज Q3 आया। तो इन चार्जेस के बीच में क्या रिलेशन होगा? वोल्टेज तो सेम हो गया, वोल्टेज तो कन्फर्म है सबका सेम हो, चार्ज के बीच में क्या रिलेशन होगा? देखो वो सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात तो जो बैटरी चार्ज देगी वही तीनों कैपेसिटर्स में जाकर के स्टोर होगा। तो बैटरी का जो भी चार्ज होगा Q, दैट शुड बी Q1 + Q2 + Q3। इस बात को ऐसे समझ लो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैटरी का जो भी चार्ज होगा, बैटरी जो भी सर्किट में चार्ज भेजेगी वो तीनों में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और कभी भी ऐड करोगे Q1 + Q2 + Q3 दैट विल बी इक्वल टू Q। जो बैटरी टोटल चार्ज देगा वो तीनों में Q1 Q2 Q3 के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसको Q1 चार्ज मिला, इसको Q2 चार्ज मिला, इसको Q3 चार्ज मिल गया, और तीनों को कभी भी तुम ऐड करोगे Q1 + Q2 + Q3 तो वो बैटरी के टोटल चार्ज के इक्वल होगा।
क्योंकि उसी ने चार्ज दिया तो सभी पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो। तो वोल्टेज सब पे सेम आ गया, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, किसी पे कम किसी पे ज़्यादा। अब कैसे पता करेंगे सर चार्ज किस पर कम किस पे ज़्यादा? तो बहुत सिंपल है, वी नो दैट Q इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CV। ये हम अच्छे से जानते हैं, Q इज इक्वल टू C फॉर्मूला होता है। इसमें ये भी हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो V है पोटेंशियल डिफरेंस वो सभी कैपेसिटर्स का सेम है। तो V सबका सेम होगा तो Q किस पे डिपेंड करेगा? विल डिपेंड ओनली कैपेसिटेंस। और जो डिपेंडेंसी होगी वो कैसी होगी बच्चों? प्रोपोर्शनल होगी। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है, चार्ज किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा? तो देख लो Q प्रोपोर्शनल टू C। तो इन तीनों C1 C2 C3 में जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उस पर चार्ज भी ज़्यादा स्टोर होगा, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उस पर चार्ज कम स्टोर होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज और वोल्टेज कुछ क्या रिलेशन मिला? तो वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम होगा, चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? C के प्रोपोर्शन में होगा। मतलब अगर कभी भी तुमको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना हुआ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होता था कैपेसिटेंस के रिवर्स रेशियो में। रट्टा नहीं है, समझो। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था? चार्ज सब में सेम था, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। यहाँ पे क्या है? वोल्टेज सब में सेम है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता था? C के रिवर्स रेशियो में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में Q का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? C के सेम रेशियो में। तो चार्ज विल बी इन द सेम रेशियो एज देयर कैपेसिटेंस, ताकि हमको ये पता लग जाए कि जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसमें चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसमें चार्ज कम स्टोर होगा। हाँ, वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सब में सेम रहेगा। यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था? वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन V1 V2 V3 वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अंतर को समझो, ठीक है। ये सब जो हम लोग रेशो वगैरह पढ़ रहे हैं ये आगे बहुत जगह हमको हेल्प करने वाला है। जब तुमको मैं सर्किट्स का क्वेश्चन कराऊंगा तो ऐसा बहुत जगह होगा जहाँ पे हमको चार्ज को डिवाइड करना होगा। तो चार्ज को जब भी डिवाइड करने की नौबत आएगी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस रिलेशन को याद रखना कि चार्ज को जब भी डिवाइड करना होगा कैपेसिटेंस के सेम रेशियो में डिवाइड करोगे, अगर वो कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच हैं तो, ठीक है। तो सर्किट्स के क्वेश्चन में ये जो कॉन्सेप्ट्स है बहुत हमको हेल्प करने वाले हैं। नाउ अब अगर बात करते हैं इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, C इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड कर सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो बात समझ में आ गई सबको कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, कहाँ पे चार्ज सेम होगा वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहाँ पे वोल्टेज सेम होगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो किस रेशो में होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो किस रेशो में होगा। ये अच्छे से समझ लो क्योंकि इन्हीं पर हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बाकी ये सब चीज़ तो बहुत अच्छे से सब जानते होगे, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में करने भी हैं, ठीक है। तो जल्दी से कर लो, फिर हम लोग शुरू करते हैं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। जल्दी ओके, तो आगे चलते हैं बच्चों और पढ़ते हैं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होती है, किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी कहाँ से आती है। एक्चुअली अगर मैं तुमको शुरुआत में बताया था मैंने कि एक कैपेसिटर का जनरल डेफिनेशन क्या होता है कि हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, ठीक है, और एक कंडक्टर को तुमने प्लस Q चार्ज दे दिया, प्लस Q1 चार्ज दे दिया, है ना, और दूसरे कंडक्टर को मान लो माइनस चार्ज दे दिया, इक्वल चार्ज ले लेते हैं, प्लस Q माइनस, है ना। तो एक जनरल डेफिनेशन एक कैपेसिटर की होती है, भाई दो कंडक्टर होंगे, है ना, दोनों में चार्ज होगा और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा।
तो कह दो भाई एक कैपेसिटर हो गया, दिस इज अ कैपेसिटर। तो ये होता क्या, ये करता क्या है? तो इनके बीच में बच्चों क्या होती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा। इनके बीच जो एक इंसुलेटिंग मीडियम है, इन दोनों कंडक्टर्स को सेपरेट करते हो बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। तो इस इंसुलेटिंग मीडियम में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है ना। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ही जो इनके बीच स्पेस तुम देख रहे हो वो एनर्जी स्टोर करता है। तो कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स होती हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, उनके बीच में हमेशा एनर्जी स्टोर होती है। वही कहलाता है कैपेसिटर की एनर्जी। अब ये एनर्जी आती कहाँ से है, कैसे एनर्जी? भाई एनर्जी तो कहीं ना कहीं से आई होगी, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। तो इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो, यहाँ समझा दे रहा हूँ कि मान लो इनिशियली दोनों कंडक्टर पे कोई चार्ज वार्ज नहीं था, दोनों में से किसी पर चार्ज मान लो नहीं था, ठीक है, दोनों न्यूट्रल थे, दो कंडक्टर से लिया। फिर मैंने क्या किया, इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स को मान लो निकाल करके इस पर मैं देना शुरू किया। तो यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाला तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको दिया तो नेगेटिव चार्ज आएगा, जिससे क्या होगा, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, पतली सी छोटी सी, प्लस और माइनस के बीच में। फिर एक और इलेक्ट्रॉन लिया, उसको दिया, फिर एक और लिया, ऐसे दिया। तो होगा क्या कि जब मैं चार्ज को एक कंडक्टर से निकाल करके दूसरे कंडक्टर में दूंगा ताकि एक पर प्लस क्यू और दूसरे पर माइनस क्यू आ जाए, तो इस प्रोसेस में मुझको वर्क करना होगा। जो मैं इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ले जाऊंगा तो मुझको बच्चों वर्क करना होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। वही वर्क जो होगा वो एनर्जी के फॉर्म में जाकर के स्टोर होगा। तो एक समझने का तरीका बताओ कि वैसे समझ सकते हो कि कैसे एनर्जी आती है। तो दो कंडक्टर ले लो शुरू में, दोनों पे बिल्कुल चार्ज ना हो, और एक कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के दूसरे पर देते चलो। एक निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला। तो जब तुम इलेक्ट्रॉन्स को एक से निकाल कर दूसरे पर ले जा रहे होगे तो तुमको ले जाने वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर गुजरना पड़ेगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो एवरी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को जब तुम मूव कराओगे तुमको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ऐसे समझ सकते हो। तो ये जो वर्क हमें करना होगा, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू तुम्हें लेके जाना है, तुमको वर्क करना होगा। वही वर्क इस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया तो कहोगे बन गया भाई हमारा कैपेसिटर, जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम कौन करेगा? अब सबको समझाने को बता दिया कि इलेक्ट्रॉन निकाल के मैं दे रहा हूँ, ऐसे हम दे तो सकते नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ से वहाँ दे दिया। ये काम परफॉर्म कैसे करेंगे? तो बच्चों काम हम परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैटरी। एक बैटरी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। तो चार्जिंग में जैसे फॉर एग्जांपल कि ये कैपेसिटर है, इसको मैंने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इसकी प्लेट्स पर मान लो पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया बिकॉज ऑफ बैटरी, और इसके दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया। कितना चार्ज अपीयर होगा ये हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, Q = CV। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कितना चार्ज इस पर स्टोर होगा। ठीक है, डिपेंड करेगा उसके कैपेसिटेंस पर और डिपेंड करेगा कितने वोल्टेज की बैटरी तुम लगा रखे हो, दोनों बात पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात तुमको और भी समझना जरूरी है कि जब भी किसी कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं, एक बैटरी के थ्रू उसको चार्ज करते हो, उसकी प्लेट्स पर जो चार्ज अपीयर होता है, ये प्लेट्स देख रहे हो, इन पर चार्ज जो अपीयर होता है, चार्ज जो आता है वो झटके में इकट्ठे नहीं आता। जैसे मान लो मैंने कहा कि इस पर 100 कूलम चार्ज स्टोर्ड है मान लो, तो 100 कूलम चार्ज यहाँ से इकट्ठे जाकर के प्लेट्स पे स्टोर नहीं होता। कैपेसिटर की जो चार्जिंग होती है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। इन प्लेट्स पर जो चार्ज तुम देख रहे हो बच्चों, ये शायद धीमे धीमे बिल्डअप होता है, 5%, 10%,
12%, 15, 20, 25 ऐसे बिल्डअप होता है। कुछ वैसे ही जैसे कि तुम अपने फ़ोन की बैटरी चार्ज करते हो, हालांकि दोनों का पूरा प्रोसेस ही अलग है, मगर एक एग्जांपल दे रहा था कि समझ जाओ कि क्या कहना चाह रहे हैं सर। तो जब तुम अपने फ़ोन की बैटरी चार्ज करते हो तो परसेंट वाइज चार्ज होता है, 2%, 5%, 10%, इट टेक्स टाइम। तो कुछ वैसे ही समझ लो एक कैपेसिटर भी चार्ज होता है, इट टेक्स टाइम। इस प्लेट्स पर चार्ज इकट्ठे नहीं आएगा कि 100 कूलम चार्ज निकला, जाकर बैठ गया, काम खत्म, सटाक से चार्ज, ऐसा नहीं। धीमे धीमे चार्ज आएगा, बिल्डअप होगा 1%, 2%, 3%। तो चार्ज यहाँ पर बिल्डअप होगा, धीमे धीमे स्टोर होगा। तो चार्ज जब यहाँ पे स्टोर हो रहा होगा तो बैटरी को इसमें वर्क करना होगा। ये एनर्जी बैटरी के पास कहाँ है कि जो इसमें केमिकल एनर्जी वहाँ से आएगी। तो बैटरी के अंदर की एनर्जी ही खर्च होगी इस कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करने में। वही जो बैटरी वर्क डन करेगी वही इसमें एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, बस जाकर के स्टोर हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ऐसा कहा जाता है कि ये जो एनर्जी है कैपेसिटर की, इन दोनों प्लेट्स के बीच में स्टोर होती है, और वो भी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, जिसका फॉर्मूला भी पढ़ रखा है हम लोगों ने, E = सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बात को समझो अच्छे से कि किसी भी कैपेसिटर के जो प्लेट्स पर चार्ज अपीयर होता है विद द हेल्प ऑफ बैटरी, वो चार्ज धीमे धीमे बिल्डअप होता है, इट टेक्स सम टाइम। उस चार्ज को बिल्डअप करने में, प्लेट्स पर चार्ज को स्टोर करने में, जो भी कह लो, बैटरी को कुछ वर्क करना होगा। वही वर्क कैपेसिटर में एनर्जी के फॉर्म में जाकर बच्चों क्या होता है, स्टोर होता है, जिसको तुम कहते हो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? कोई पूछे भैया एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, तो कहोगे कि प्लेट्स के बीच में स्टोर होती है। किस फॉर्म में होती है, तो कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है। कितनी होती है, इसका फॉर्मूला क्या होगा उसकी भी देख लो, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर U = बेसिकली इसके 3 फॉर्म देखो बच्चों होते हैं। एक होता है 1/2 CV², दूसरा होता है 1/2 QV, और तीसरा होता है 1/2 Q²/C। ये 3 फॉर्मूले होते हैं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर के, जो हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। जैसा हमारा क्वेश्चन होगा, जो हमको जहाँ पर जिस फॉर्मूले की हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी इसमें जो पहला वाला फॉर्मूला है ये सबसे ज़्यादा तुमको यूज़ होगा, है ना, ½ CV², वरना बाकी 3 भी हैं, बाकी तीनों में से कहीं भी कोई फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन में क्या दिया, क्या पूछा है। नाउ यहाँ पर एक चीज़ और बात करना ज़रूरी है, जो है एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? अब ये डेंसिटी का मतलब क्या होता है, देखो ये एक कैपेसिटर के 2 प्लेट्स हैं, ठीक है। अगर 3D फिगर में तुमको दिखाऊं तो ये 2 प्लेट्स होते हैं। इन 2 प्लेट्स के बीच में जो स्पेस तुम देख रहे हो, है ना, जो स्पेस तुम देख रहे हो, इसी स्पेस में एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर के यूनिट वॉल्यूम में, कैपेसिटर के यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कहते हैं कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी। तो कैपेसिटर की डेंसिटी मतलब हो गया दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स यूनिट वॉल्यूम। इसके यूनिट वॉल्यूम में जो भी एनर्जी स्टोर होगा उसी को कहते हो एनर्जी डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है U = ½ ε0 × E²। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना डेंसिटी का। तो ये होता है कैपेसिटर की एनर्जी। ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि भाई बैटरी कनेक्ट करोगे, बैटरी चार्ज स्टोर करेगा, उस चार्ज को स्टोर करने में बैटरी हैज़ टू परफॉर्म सम वर्क, हैज़ टू एक्सपेंड सम एनर्जी। वही एनर्जी, वही वर्क डन कैपेसिटर को एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, जिसके 3 फॉर्मूले होते हैं।
ठीक है। और एनर्जी कहाँ होगी, प्लेट्स के बीच में, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। और यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगा उसको हम कहेंगे बच्चों एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। तो ये एनर्जी के बारे में कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको अच्छे से याद रहना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट द कोर्सेज, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी करो, चलेंगे टूवर्ड्स आगे चलेंगे, देखते हैं क्या करना होगा इसमें। तो ठीक है बच्चों, आज मैं स्टॉप करूँगा। आज मैं इसमें क्वेश्चंस नहीं करूँगा, वही क्वेश्चन मैं इकट्ठे कराऊँगा नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा वो लंबी क्लास होगी और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में भी करेंगे और एनर्जी ऑफ कैपेसिटर में भी करेंगे। तो आज मैं स्टॉप करूँगा और जो भी तुमको मैं सिखाया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे, सीरीज और पैरेलल पे, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पे, इसको अच्छे से पढ़ लो, देख लो, समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ताकि जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ कोई दिक्कत ना होने पाए, ठीक है। तो हमें लगता है कि इसमें हम लोग को 1-2 क्लास की और ज़रूरत पड़ेगी इन दिस इलेक्ट्रिक कैपेसिटर चैप्टर। उसके बाद हम शुरू करेंगे तुम्हारे शायद पूरे सिलेबस का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे मुझको लगता है पर्सनली कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में कम से कम 3 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, बट उसके पहले मुझको अभी लगता है कि इसमें 2 क्लास हम लोग को और खर्च करने होंगे, ठीक है, पूरे बातों को समझने के लिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। बट बिफोर आई लीव, मैं फिर तुमसे कहूँगा कि जो भी क्वेश्चंस तुमको दिए जाते हैं पूरी ईमानदारी से, पूरे ऑनेस्टी से और मेहनत करके उस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं, तुम कितना ही पढ़ लो, एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कितना भी तुम पढ़ लो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इन टॉपिक्स में कोई डाउट हो, कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बता दोगे, तो फिर नेक्स्ट क्लास में लोग उसको टू द पॉइंट आके फिर इस पर डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। तो आज के इतना ही, थैंक यू सो मच।